नमस्कार दोस्तों, हेलो, प्रणाम आप सभी को। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। और आज का जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, ये बहुत समय से पेंडिंग है एक तरह से। और आज का वीडियो भी देखिए, जो मुख्य विषय मैं जो ले रहा हूँ यहाँ पर, मेरा जो विषय है, विषय है शनिदेव का ट्रांजिट मीन राशि। और उसको लेने का भी एक बहुत विशेष मेरा उद्देश्य है आज का। इस मीन राशि के गोचर को लेकर के, शनिदेव के गोचर को लेकर के। और चूंकि बहुत सारे ग्रह जो है एक साथ जो है गोचर में मीन राशि के अंदर स्थित होंगे। मैं कहूंगा कि इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे हैं कि हर व्यक्ति जो है डरा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे मेरा आप लोगों से विनती है, देखिए ये गोचर जो है, ग्रहों के गोचर हमेशा होते ही रहते हैं। अब ग्रहों के गोचर जो है, ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब कोई भी ग्रह अपनी राशियों को चेंज ना कर रहा हो या नक्षत्र परिवर्तन ना कर रहा हो। गोचर को देख करके एक तरह से घबरा जाना, ये बहुत कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंटेलिजेंट वाला या कोई बहुत बुद्धिमानी वाला कार्य है। किसी भी रूप से घबराने की आवश्यकताएं नहीं है। खासतौर से वे लोग, जो लोग भविष्य मालिका को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। देखिए, ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। इतना कुछ लिखा हुआ है कि सच पूछा जाए ना, तो कई बार तो ये कहूंगा कि मैं कि जैसे संस्कृत है, संस्कृत के अंदर किसी ने लिखा है और हम लोग खाली उनका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक वैसे ही है, ये निर्भर करता है कि ट्रांसलेशन किस व्यक्ति ने ट्रांसलेट करके किसी ग्रंथ को लिखा है और उसको आप पढ़ रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा आज भी कि हम लोगों के ज्योतिष विषय के अंदर, जैमिनी ज्योतिष है, वहां पर आज भी संस्कृत के श्लोकों को लेकर के कितने ही संस्कृत के विद्वान हुए हैं, उन लोगों में आपस के अंदर भी नहीं बन रही। दो धड़े बने हुए हैं। एक श्लोक का सही मायने में क्या ट्रांसलेशन सही है, किसी ने क्या लिखा है, उसको लेकर के लोगों, मतलब आज भी आश्चर्य की बात है कि लोगों के अंदर एक मत है ही नहीं। यहां तक कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आत्मकारक ग्रह आपका क्या बनेगा, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर आपस के अंदर कौतूहल है या संशय की स्थितियां बनी हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो हमेशा परफेक्ट लिखा है, लेकिन उसको आपके पास में आने के बाद किस प्रकार से प्रेजेंटेशन हुआ है, किस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन हुआ है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और मुख्य तरह से प्रैक्टिकल बात यदि हम लोगों की देखी जाए, तो मीन राशि में आने के बाद में जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि आपका जो है कलयुग परिवर्तन हो गया, आप तो जो है वर्ल्ड वार हो जाएगा, आप तो आप पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, देयर इज नथिंग। हमेशा याद रखिए कि ये संसार आज भी चल रहा है, आगे भी चलने वाला है। और इसी प्रकार से चलने वाला जीवन कभी भी रुकता नहीं है, चलायमान है। तो खाली गोचर को देख करके, लोगों की बातें सुन करके डरने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। अब मुख्य विषय के ऊपर मैं आता हूं। देखिए, शनिदेव का गोचर जो है वो आपके मीन राशि के अंदर से जा रहा है। यदि हम लोगों को समझ ना हो कि शनि का गोचर क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जीवन में या संसार में कहीं पर कर्म और कर्म के फलदाता शनिदेव को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि शनिदेव कालपुरुष कुंडली में दशम भाव के स्वामी बनते हैं, और वो शनिदेव ही जो है कालपुरुष कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके कर्म और उनसे कर्मों को मिलने वाला जो फल है, वो शनिदेव के अधीन है। इसके अलावा, चूंकि शनिदेव जो है ये मैलेफिक की गणना के अंदर आते हैं, असुर जो ग्रह हैं उनकी गणनाओं के अंदर आते हैं। और शनिदेव जो है कारक ग्रह हैं, आपके दुखों के भी कारक ग्रह हैं, आपकी लॉन्ग टर्म परेशानी के भी कारक ग्रह हैं, साथ में आपके आयुष्य के भी कारक ग्रह माने। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन के अंदर दुख का आना, समस्याएं, वो भी शनिदेव से जुड़ी हुई है। इससे कोई भी दो राय नहीं, मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं कि शनिदेव उसके कारक है परेशानियों की। अब देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हर व्यक्ति की जो कुंडली है जन्म समय आपकी, जिस प्रकार का आपका खाका बना हुआ है, उस जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार की ग्रह स्थिति है,
और शनिदेव का गोचर उस मीन राशि के अंदर होकर के आपकी कुंडली के अंदर क्या करेगा, ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अंदर क्या प्रभाव होंगे, ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली यहां पर बताने वाली है। एक पॉइंट और होता है कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि शनिदेव का जो है साढ़े साथी का समय चल रहा है, उसके लिए मैंने और भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं। शनि ट्रांजिट को लेकर के भी मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, यहां पर बहुत साधारण तरीके से आप लोगों को समझना है। पहला स्टेप यह है, आप लोगों को देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि के अंदर स्थित है। चंद्रमा से तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ठीक है जी। यहां पर जो शनि का गोचर है ये शुभ बताया गया है। कहा गया है इसके लिए कि व्यक्ति की इन भावों के अंदर यदि हो तो वो जो है अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, उस व्यक्ति का जो स्किल्स बढ़ जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर करेज बढ़ेगा, इसको उसके लाभ बढ़ जाएंगे व्यक्ति विशेष के। तो वो एक अपनी जगह है। इसका अर्थ ये हो गया कि जिन लोगों का चंद्रमा की पोजीशन से तीसरा, छठा और आपका 11वां, ठीक है। अब ये 11वां भाव कौन सा बनेगा, तो जिन लोगों का चंद्रमा वृष राशि का है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट वृष राशि राइट नाउ। अगर आपका चंद्रमा वृष राशि का है तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा से 11वां भाव, जहां की आपकी मीन राशि बनती है, उन लोगों के लिए ये जो गोचर है ये शुभ है, ठीक है जी। वे लोग जिनका चंद्रमा मकर राशि का है, मकर राशि के अंदर होगा तो इसका मतलब यह है कि मीन राशि जो है आपके तीसरे भाव के अंदर पड़ेगी, उन लोगों के लिए ये गोचर शुभ बताया गया है। प्लस जिन लोगों का चंद्रमा आपका तुला राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर यदि आपका चंद्रमा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपके छठे भाव के अंदर जो है शनि गोचर करेगा, मीन राशि होगी, तो उसके लिए भी यहां पर शुभ फल बताया गया है। तो एक तो चीज ये हो, दूसरी चीज ये है कि यही चीज आप जो है लगन से भी देख सकते हैं। लगन से 11th हाउस में है, थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, तो नो डाउट ये आपके लिए शुभ फलदायी यहां पर बन जाता है। अब एक चीज कही जाती है यहां पर कि शनि की साढ़े साती। तो देखिए, शनि की साढ़े साती का अर्थ यह हुआ कि शनि से जहां पर आपका चंद्रमा है उसका 12वां भाव, जहां पर चंद्रमा गोचर करेगा वो भाव, मतलब जो है जहां पर चंद्रमा है वहां पर शनि का गोचर हो, या चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर आपका शनि का गोचर हो, वो साढ़े साती का पीरियड बताया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन लोगों का चंद्रमा मेष राशि के अंदर है, ठीक है जी, उन लोगों के लिए ये साढ़े साती का प्रारंभ होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर करेगा। चलिए, एक मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से इसको व्हाइट बोर्ड यूज में ले लेते हैं हम लोग। एक चीज, एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे सिर्फ। आ गया, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा। चलिए, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है तो व्हाइट बोर्ड चालू नहीं कर पा रहा मैं। एनीवेज, तो समझ लीजिए, आप चंद्रमा जहां पर हो उससे 12वें भाव से गोचर करेगा। मेष राशि यदि आपकी है, चंद्रमा मेष राशि के अंदर है, तो आपके 12वें भाव के अंदर आपकी मीन राशि आएगी, जहां पर आपका शनि का गोचर है वहां से साढ़े का प्रारंभ होगा, जो कि प्रथम चरण होगा। मीन राशि वाले जितने भी हैं, जहां पर जिनका चंद्रमा जो है मीन राशि के अंदर है, उन लोगों के लिए जो है ये आपका मध्य चरण होगा, ठीक है जी। और जिन लोगों का चंद्रमा आपका कुंभ राशि के अंदर है, उन लोगों के लिए जो है ये जो शनि का जो गोचर है ये अंतिम चरण उनका चलेगा। मीन्स ये साढ़े साती का पीरियड इन तीनों राशियों के लिए बनेगा। एक चीज कही जाती है कि लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि शनि की साढ़े साती अब हो गई, अब क्या होगा हमारे जीवन के अंदर, किस प्रकार की चीज जो है चीजें बनेंगी, अब तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। इन फैक्ट ये है कि देखिए, सीधा सीधा चंद्रमा से जब हम लोग देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि चंद्रमा से आपके मन की स्थिति किस प्रकार से है। और हाँ, ये जो चंद्रमा से जो स्थितियां हैं साढ़े साती की, वहां पर अवश्य ही मन के ऊपर किसी न किसी प्रकार से प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। वो प्रभाव आपके जीवन में शुभ भी हो सकते हैं, वो प्रभाव आपके जीवन में अशुभ भी हो सकते हैं।
तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि जिन लोगों के चंद्रमा या अभी वर्तमान में मेष राशि के अंदर है, मीन राशि के अंदर है या कुंभ राशि के अंदर है, उन लोगों के तो चल ही रहा है। लेकिन इन जनरल भी आप लोग ध्यान रखिए कि चंद्रमा से जिनकी भी साढ़े साथी का चाहे प्रथम चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे उसका अंतिम चरण हो, उन लोगों के सभी के जीवन में आप लोगों को यह देखना चाहिए कि जहां से भी शनि का गोचर जा रहा है उनके ऊपर यदि शुभ प्रभाव पड़े हुए हैं, दशांतर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, उसके अनुसार जीवन में फल मिलते मीन्स ये आवश्यक नहीं है कि आपके जीवन के अंदर वाकई में परेशानियां आए। ये पॉसिबल है कि आपके जीवन के अंदर आप चिंतन मनन की अवस्था के अंदर अवश्य हैं, लेकिन ये जो शनि है वो आपसे इस प्रकार से कार्य करवाए कि आप अपने जीवन के अंदर आगे के जीवन में संपूर्ण जो यहाँ पर पाठ पढ़ेंगे, जो आप लेसन लेंगे, वो आपके जीवन के अंदर शुभत्व के रूप में आपकी लाइफ के अंदर आए। यहां पर आप लोगों को देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको प्लैनेट्स भी देखने हैं कि वहां पर इन राशियों के अंदर जहां पर भी शनि का गोचर होगा वहां पर किस प्रकार के प्लैनेट्स वहां पर बैठे हैं। अगर वहां पर आपके लगन कुंडली के जो भी आपका लगन बनता है, विचेवर लगन, वहां पर यदि आपकी लगन कुंडली के त्रिकोण के स्वामी बैठे हुए हैं, यदि वहां पर आपकी लगन कुंडली के केंद्र के स्वामी यदि बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में अशुभत्व नहीं हो। नंबर वन बात। अशुभत्व तब होगा जब इन भावों के अंदर आपके त्रिक भाव के जो स्वामी बैठे होंगे, छठे भाव का स्वामी है वहां पर, आठवें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती। और उसमें भी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि शनि से हर प्लेनेट की आपको गणनाएं करनी हो। मतलब मान लीजिए कि चंद्रमा इन राशियों के अंदर बैठा हो, मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, अब शनि का गोचर वहां से जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा जो है बेसिकली आपका परिवर्तन का कारक है। ठीक है, परिवर्तन और चंद्रमा फर्स्ट हाउस के अंदर, ये इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विशेष है उसके स्वयं का पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा पर्सनैलिटी के। ये जो समय रहेगा उस व्यक्ति का आपकी हेल्थ इश्यूज या पॉजिटिव वे के अंदर आप अपना पर्सनैलिटी को चेंज करें, संपूर्ण जो भी होना है वो व्यक्ति के साथ में स्वयं के साथ में होना। अब ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये परिवर्तन ये निर्भर करेगा कि मान लीजिए कि इसी चंद्रमा के ऊपर किसी का जुपिटर का दृष्टि है, किसी का मान लीजिए कि वहां पर जो है त्रिकोणेश की दृष्टि वहां पर पड़ी हुई है उस पर्टिकुलर साइन के ऊपर, मीन राशि के ऊपर, तो वहां पर आपकी लाइफ के अंदर अशुभत्व नहीं होने वाला। तो मीन्स परिवर्तन है, परिवर्तन शुभ है अशुभ है, पर्सनैलिटी चेंज है, शुभ है अशुभ है, वो निर्भर करेगा अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि वहां पर किसी का मीन राशि के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य का मतलब है शनि का तो दुश्मन माना जाता है। इन जनरल कहा जाता है कि ऐसी स्थिति के अंदर पिता के साथ में कोई ना कोई व्यवधान होगा, पिता के साथ में अंदर आपके झगड़े हो सकते हैं, हायर ऑफिशियल के साथ में परेशानी हो सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य जो है सरकार का कारक है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस पर्टिकुलर समय के अंदर आपका सरकार के साथ में किसी न किसी प्रकार का या हायर ऑफिशियल के साथ में किसी न किसी प्रकार से आपके संपर्क बनेंगे। वे संपर्क शुभ होंगे अथवा अशुभ होंगे, ये निर्भर करेगा कि इस पर्टिकुलर मीन राशि के ऊपर आपके कौन से ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। शुभ प्रभाव यदि आ रहा है तो वो शुभ रूप से आएंगे, यदि वहां पर अशुभ रूप से आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर अशुभत्व के साथ में आपको ये चीजें प्राप्त। मान लीजिए कि वहां पर किसी का बुध देव बैठे हुए, तो देखिए बुध देव जो होते हैं व्यापार के कारक है, बुध देव जो है आपके शिक्षा के कारक ग्रह हैं। यहां पर यदि बुध देव बैठे हुए तो शनि बुध की राशि बुध से संपर्क स्थापित करके ये शुभ संकेत आपकी लाइफ के अंदर लेकर के आने वाला होता है, इन जनरल माना जाता है। अच्छा और ज्यादा कब हो सकता है, मान लीजिए कि यही जो बुध त्रिकोणेश होकर के वहां पर बैठा हुआ हो, जिस भी राशि के अंदर आपका मीन राशि, जैसे किसी भी लगन के अंदर आपका मीन राशि कहीं पर भी हो सकती है, वहां पर बुध किसी भी राशि के अंदर वो आपका बैठा हुआ हो सकता है। अगर वो त्रिकोण होकर के बैठा हुआ है, त्रिकोणेश होकर के बैठा हुआ, तो इसका मतलब वहां पर आपके जीवन में अवश्य ही शुभत्व के साथ में घटनाएं घटित हो। शुक्र है तो इसके लिए शुभ माना गया है कि व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर जो है अ, धन के आगमन होगा, धन का प्रारंभ होगा। और यदि ये शुभ भावों का स्वामी बन करके है तो इसका मतलब वहां पर अवश्य धन मिलेगा, है ना। ठीक वैसे ही जो है हर ग्रह के लिए आप लोग देख सकते हैं, गुरु यदि वहां पर बैठा हुआ तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि शनि अगर नेटल गुरु के ऊपर से जा रहा है
तो बहुत अच्छा रहेगा व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए। व्यक्ति विशेष के अंदर बोलते हैं कि धर्म कर्म योग बनता है, व्यक्ति विशेष का जो है कर्म क्षेत्र का प्रारंभ, कर्म क्षेत्र के अंदर वृद्धि होना, इस तरह की चीजें होना, इस तरह की चीजें बनेंगी वहां। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जहां पर मंगल हो, राहु केतु हो, वहां पर अवश्य जो है शनि का गोचर कुछ न कुछ व्यवधान जो है प्रदान करने वाला बनता है, रुकावटें वहां पर प्रदान कर सकता है। किंतु ये भी नेग्लिजिबल है रुकावटें, यदि वहां पर शुभ प्रभाव उस जगह के ऊपर बैठे हुए। तो इसको इस तरीके से आप लोग देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके चंद्रमा से कहां जा रहा है। तो चंद्रमा से मान लीजिए कि 3 6 11 है, तो इसका मतलब आपका मन की स्थिति अच्छी रहेगी, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। उसके बाद में दूसरा स्टेप ये रहेगा आपका कि आपके लगन से आपका ये जो शनि का गोचर है वो कहाँ जा रहा है। ओके। और उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि किसी भी भाव से ये जा रहा हो, गोचर कर रहा हो, वहां पर आपका कौन सा प्लेनेट बैठा हो। शुभ ग्रह यदि वहां पर बैठे हुए हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। अशुभ ग्रह यदि वहां पर बैठे हुए हैं, और उन अशुभ ग्रहों के ऊपर आपके लगन कुंडली के अशुभ भावों के स्वामियों का भी संबंध हो इस पर्टिकुलर राशि में, तो वो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। अन्यथा अशुभ ग्रह यदि बैठे हुए, मंगल राहु केतु वहां पर बैठे हुए हैं, और वो जो है वहां पर अशुभ ग्रहों का आपके छठे का, आठवें का, 12वें भाव का स्वामी का संबंध भी है, तो ये समय आपके जीवन में नकारात्मक बने। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जीवन में सबकी कुंडलियां अलग हैं, और सबके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन वहां पड़ेंगे, उस प्रकार से आपके जीवन के अंदर प्रभाव आएगा। ठीक वैसे ही इस चीज को और समझना है हम लोगों को कि शनि का जो गोचर है आपका मीन राशि से है। तो मीन राशि बेसिकली आपका दान धर्म पुण्य के लिए राशि मानी जाती है। मीन राशि से जो शनि का जो संबंध बनेगा, तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपकी मेष राशि के ऊपर। उसकी जो सातवीं दृष्टि होगी वो होगी आपकी कन्या राशि के ऊपर। और उसकी जो दशम दृष्टि होगी वो होगी आपकी धनु राशि के ऊपर। ठीक है जी। काल पुरुष कुंडली की अगर देखी जाए तो मीन राशि 12वें भाव में आती है, और आपका जो वृष राशि है वो आपके दूसरे भाव के अंदर। ठीक है जी। अब इसका अर्थ ये हो गया कि इस मीन राशि के गोचर के अंदर मुख्यतः जो कर्म से जो मुख्यतः एक्टिवेटेड होगा वो एक्टिवेशन में होगी आपकी मीन राशि। और जितने भी कारकत्व मीन राशि से जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्य मीन राशि से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे प्रभावित होंगे किसी न किसी रूप। वो चाहे एनजीओज हो, हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल्स रिलेटेड हो, आय व्यय खर्च, विदेश से संबंध हो, इनसे रिलेटेड मुख्य रूप से आपकी घटनाएं घटने वाली। ठीक वैसे ही इसका जो तीसरा जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपकी वृष राशि के ऊपर। ठीक है जी। वृष राशि के ऊपर होने के स्वरूप क्या होगा यहाँ पर, कि जो वृष राशि है वो बेसिकली आपका आय के लिए देखी जाती है, आपका धन की स्थिति के लिए देखा जाती है कि आप बैंक बैलेंस आपका किस प्रकार से है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये शनि का मीन राशि से गोचर स्पेसिफिकली हर किसी को, जनमानस को, आय और व्यय, आपके खर्चे और आपकी सेविंग्स, किस प्रकार से आप अपनी स्थिति के अंदर है, ये सबको दर्शाने वाला। इसका अर्थ है कि मुख्य रूप से जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंस से रिलेटेड है, नई चीजें, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज वगैरह वहां पर आ सकते हैं, इस तरह की चीजें वहां पर बनेंगी। पास्ट के यदि इवेंट्स भी देखे जाएं, जब शनि का मीन राशि में गोचर हुआ तो इसी तरीके की घटनाएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, और वो हुआ। तो बुरा नहीं है, अच्छा है। यदि आपको, हर व्यक्ति को अगर शनिदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने खर्चे किस प्रकार से करें, आपको पुण्य किस प्रकार से करना है, आपको दान धर्म के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। यदि आप अच्छे से दान धर्म पुण्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो खर्चे हैं, आपके लॉसेज हैं, वो नहीं बनेंगे, है ना। और आपका जो किस प्रकार से आप सेविंग की जाए, आपका फैमिली का किस प्रकार से चीजें रहेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा आपका, तो वृष राशि भी। तो मुख्य रूप से धन और व्यय, प्लस आपका छठा भाव का जो राशि है जो है आपका कन्या राशि, आपके शत्रु किस प्रकार से हैं, युद्ध की स्थितियां, बोला जाता है कि युद्ध होंगे, ये होंगे। मैं कहूंगा कि यहां पर ऐसा नहीं है। छठे भाव का मतलब है कि यहां पर सेवा, पुण्य, धर्म, परिवार, नवम भाव, धर्म, रिलीजन, पॉजिटिवली अगर मैं इसको देखूं तो इन सबका जो महत्व है वो आपको शनिदेव इस मीन राशि के अंदर बताएंगे, और वो हर व्यक्ति को बताने वाले, खास तौर से उन लोगों को जिनका मेष लगन है, उन लोगों को ये सारे के सारे मिलेंगे। मतलब फैमिली का किस प्रकार से व्यक्ति देखेगा, खर्चे किस प्रकार से हैं, गुरुओं से उसका संबंध किस प्रकार से है, वो अगर सेवा जॉब के अंदर तो वो किस स्थिति के अंदर है अपनी स्थिति में, स्वास्थ्य व्यक्ति का, आप अपनी हैबिट्स किस प्रकार की, आपकी फूड हैबिट्स किस तरह की है, इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से आपका भी ध्यान जाने वाला होगा सबके।
इसी तरीके से आप देखिए, हर जहां पर भी किसी भी भाव के अंदर अगर शनि का गोचर है, वहां से आप लोग देख लीजिए। लगन से जाएगा तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी, जैसा मैंने बताया कि लगन से किसके जाएगा, अभी मीन राशि के अगर मीन राशि है, मीन लगन है, उन लोगों की लगन से जाएगा तो वो पर्सनैलिटी को डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है, पूर्ण रूप से आपका परिवर्तन करने वाला पर्सनैलिटी का। वो शुभ है अशुभ है, उसका कारण मैं बता चुका किस प्रकार से आप लोग देखिए। सेकंड हाउस से गोचर जाएगा तो इसका मतलब ये आपकी धन की स्थितियों को बारे में, फैमिली के बारे में आपको समझाने वाला है। थर्ड में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका करेज बढ़ेगा, आपका जो कम्युनिकेशन की एबिलिटीज है वो बढ़ने वाली है। चतुर्थ भाव से शनि का गोचर होगा तो इसका मतलब ये है कि घर से संबंधित आपका परिवार सुख किस प्रकार के हैं उससे संबंधित पाठ पढ़ाने वाला है। पंचम भाव से जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिएटिविटी की एबिलिटी किस प्रकार की, आपकी संतान से संबंधित आपका, आप अपनी शिक्षा में किस लेवल के ऊपर है, वो सारे के सारे ज्ञान वहां पर आपको प्राप्त होंगे। मेहनत करवाएगा, ऑब्वियसली शनि मेहनत करवाने वाला है। छठा भाव से यदि गोचर जाएगा तो मैं बता ही चुका कि वो आपको शत्रुओं का नाश करने वाला है। शुभ, ऑब्वियसली शुभ माना गया, वहां पर करेज को बढ़ाने वाला है। सेवंथ हाउस से यदि गोचर जाएगा शनिदेव का तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन के अंदर या अपने पार्टनरशिप्स के अंदर आप किस लेवल के ऊपर, वो सारे के सारे पार्ट यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको। मोस्टली आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के यहाँ पर चीजें घटेंगी। आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन के अंदर जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको किस प्रकार से आप देखें, ये समय रहेगा, आप अपने आप को बदल सकते हैं, यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी शनि जाएगा वहां पर आपको मेहनत करवाने होगा उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड। और वो पहले भाव से लेकर के सात भाव तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही अष्टम भाव के अंदर आप लोग आ जाइए। अष्टम भाव जो है बेसिकली देखिए, सबसे ज्यादा परिवर्तन वाला अगर किसी का समय रहेगा तो है कि जहां जिन लोगों का मीन राशि अष्टम स्थान के अंदर है, चाहे वो चंद्रमा से, चाहे वो लगन से, अष्टम स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान। और वो क्यों स्थान है, चंद्रमा से देखिए ढैया का पीरियड बोला जाता है। और वो जो ढैया का पीरियड है, आप मान करके चलिए कि ये जीवन का एक ऐसा पीरियड है जहां पर व्यक्ति विशेष सबसे ज्यादा ज्ञान का अर्जन करता है। व्यक्ति को जिसे बोला जाता है ना, रिसर्च ओरिएंटेशन या अपना रिसर्च के अंदर वर्क करना, और संपूर्ण लाइफ परिवर्तन होने का समय रहता है, स्पेसिफिकली इन द प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन से आपके अष्टम स्थान के अंदर शनि का गोचर जाएगा। ठीक ऐसे ही जो है लगन से यदि आपका अष्टम स्थान के अंदर शनि का गोचर जा रहा है तो भी आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रहेंगे। अष्टम स्थान आपके जीवन में परिवर्तन का है। अब इस चीज को आप ऐड कर लीजिए कि वहां पर मान लीजिए कि सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। ठीक है जी, क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा वहां पर आप। पिता से हो सकता है कि आपके किसी न किसी प्रकार से अनबन हो, लेकिन ये जो परिवर्तन होगा वो शुभ होगा। अगर मान लीजिए कि वहीं पर अष्टम स्थान के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, और वो गुरु दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब आपके जीवन के अंदर ये जो परिवर्तन है ये बहुत ज्यादा चुप रहने वाला है। आपकी धन की स्थितियां एकदम से परिवर्तन होंगी और वो शुभ रूप में होंगी। ठीक इसी प्रकार से आप ग्रहों का संगम प्लस आप जो है भावों का संगम यहां पर आप लोगों को लेना है। ठीक है जी। नवम भाव है, नवम भाव से गोचर जाएगा शनि देव का तो इसका मतलब यह है कि आपके गुरुजनों से रिलेटेड, आपके भगवान से रिलेटेड, आपका रिलीजन जो है किस प्रकार से, आपकी सोसाइटी, आपका सामाजिक स्टेटस जो है उसको किस प्रकार से आप अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करवाएगा। क्योंकि शनि देव यहाँ पर आकर दशम भाव कर्म स्थान के अंदर जाएगा। कर्म स्थान के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है बहुत सारी नई चीजें प्रारंभ होंगी आपके कर्म को लेकर के। डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर लाइफ में बनेंगी। मेहनत दशम भाव को लेकर के है। 11वें भाव का गोचर मैं बता ही चुका हूँ कि शुभ माना गया है, यहाँ से लाभ हर चीज यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ पर भी आपको प्लैनेट्स देखने, प्लस यहाँ पर योग देखने हैं। 12वें भाव से गोचर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12वें भाव से यदि किसी का गोचर जाएगा तो 12वां भाव जो है लॉसेस का है, खर्चों का है। व्यक्ति विशेष खर्चे को लेकर के परेशान रह सकता है, यात्राओं को लेकर के व्यक्ति विशेष परेशान रह सकता है, इस तरह की चीजें वहां पर बन सकती है। तो सीधी सी चीज ये है, जब भी आप लोगों को गोचर देखना हो उसको दो तरीके से देखिए। पहला तरीका है आप चंद्रमा से देखिए। हर गोचर चंद्रमा से देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपके मन के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव होंगे। और जैसा बता दिया मैंने कि शनिदेव का तीसरा, छठा और 11वां भाव वो अच्छा है। उसके अलावा बाकी सबके रिटर्न अगर हम क्लासिक्स की बात करें तो हर एक भाव के अंदर उन्होंने डिफरेंट और वो नेगेटिव रिजल्ट्स वहां पर बताए गए। उसके बाद में आप देखिए कि आपके लगन से आपका शनिदेव का गोचर कहां पर जा रहा है, और शनिदेव का गोचर जब जाए वहां पर तो पर्टिकुलरली आप जाकर के वहां चेक कीजिए कि वहां पर प्लेनेट कौन सा बैठा है, वहां पर योग कौन सा है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं और वो XYZ एक से लेकर के 12वें भाव तक किसी भी भाव से गोचर कर रहे हैं,
वहां पर यदि आपके शुभ योग बने हुए हैं और शुभ योग केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से, तो आपके जीवन में उसी भाव से आपके जीवन में केवल और केवल शुभत्व आपको प्राप्त होगा। संभव ही नहीं है कि वहां पर अशुभत्व प्राप्त। और वहीं पर आपके शनिदेव के गोचर में 1 से लेकर के 12वें भाव तक आपकी कुंडली के जो अशुभ ग्रह यदि अशुभ योग के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं से आपका शनिदेव का गोचर जा रहा है, वो योग एक्टिवेटेड है, तो आपका 1 से लेकर के 12वां भाव डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में कहीं पर भी शनि जा रहा हो, चंद्रमा से कहीं पर भी जा रहा हो, लगन से कहीं पर भी जा रहा हो, वो आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन लेकर के आए। सबसे विकट स्थिति तब बनती है जब शनिदेव जहां से गोचर कर रहा है वहां पर आपका मंगल, राहु, केतु, मैं कहूंगा कि केवल और केवल पाप ग्रह यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अन्यथा कोई भी परेशानी वहां पर नहीं बनती। उपाय के तौर पर आप देखिएगा, यहां पर अगर यदि मान लीजिए कि किसी को परेशानी आ रही है, मान लीजिए कि साढ़े साथी चल रही है, किसी का ढैया चल रही है, या मान लीजिए कि शनिदेव का गोचर वो जो है आपके लिए शुभत्व में नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, स्त्रोत कीजिए, शनिदेव के स्त्रोत हैं वो पढ़े आप। उसके अलावा जो है मैं कहूंगा कि शिव जी की आराधना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव जी की आराधना आपको हर परेशानी से बचा करके रखती है। भोलेनाथ की आराधना स्टार्ट कर दीजिए, उनको जल चढ़ाइए, शिव पंचायत के सामने जाइए आप, श्री गणेश जी से प्रारंभ कीजिए, श्री गणेश जी को प्रणाम कीजिए ताकि आपकी बुद्धि जो है वो फिरे नहीं, बुद्धि में किसी प्रकार का अशुभत्व ना आए। और भोलेनाथ से आप ये प्रार्थना करें कि आपकी परेशानी को सॉल्व करें। श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के टेम्पल में जाएं आप, मंगलवार को जाएं आप, शनिवार को जाएं आप, सुंदरकांड का पाठ करें आप, हनुमान चालीसा पढ़ें। और देखिए, ये करने से मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके जीवन के अंदर चाहे किसी के जीवन में अशुभत्व कि आपका जीवन संपूर्ण परिवर्तन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। किंतु यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप एक तरीके से मान करके चलिए, आप अपने नवम भाव को मजबूत करके रखते हैं। आप मंत्र यदि बोलते हैं, आप अपने पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। आपका पंचम भाव उससे मजबूत होता है, क्योंकि आपके पूर्व संचित कर जो आपके जो संचित कर्म है, आपके पूर्व पुण्य, वो आपके पूर्व पुण्य जो है वो आपकी मदद करते हैं। आपका भाग्य आपकी मदद करता है। आपका नवम भाव यदि वहां पर है और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सीधी सी चीज ये कि आप अपने भाग्य को प्रबल कर रहे हो। और अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आपके जीवन में वैसे ही कोई अशुभत्व नहीं होता है, और यदि अशुभत्व भी है तो बहुत जल्दी वो अशुभत्व दूर भी होते हैं। कोशिश की थी मैंने आज की वीडियो थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना सकूं और वो व्हाइट बोर्ड लेकर के और इस तरीके से कराएं, लेकिन ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो नो इशू। आशा करता हूं आप समझे होंगे मुख्य बिंदु को। और सबसे पहले फिर से मैं कह दूं आप लोगों को कि आप लोगों को डरने की आवश्यकताएं नहीं है। सबकी कुंडलियां आपकी अलग अलग हैं, सबकी दशाएं आपकी अलग अलग हैं। गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, यस महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि यही मीन राशि के अंदर किसी की यदि साढ़े साथी का मध्य चल रहा है या किसी की साढ़े साथी प्रारंभ हुई है मेष राशि के अंदर, सबका जीवन एक समान नहीं है, सबके जीवन में एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। और वो घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है, वो घटित होती है आपके स्पेसिफिक योगों से। शनि जहां भी जाएगा, जिस योग को एक्टिवेट करेगा, वो योग आपके जीवन के अंदर एक्टिवेट होंगे। शुभ भावों के स्वामियों के साथ भी यदि योग एक्टिवेटेड हो रहे हैं तो वो शुभ होंगे, अशुभ है तो वहां पर आपके सामने अशुभ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। नमस्कार।